हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 20 नवंबर 2020। वीडियो के आखिर पे एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया है, जिसे आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में मोटिवेट करेगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नंबर 1, वैक्सीन प्लान रेडी। Noting that it is natural to prioritize COVID-19 vaccine distribution, Health Minister Harsh Vardhan on Thursday said healthcare workers and people aged above 65 will be early recipients when a vaccine becomes available. So वैक्सीन प्लान रेडी कर लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, और हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन का ये कहना है कि कोविड-19 वैक्सीन को प्रायोरिटाइज किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिससे सबसे ज्यादा जरूरत है उसे पहले वो वैक्सीन दी जाएगी, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर्स जितने भी है, डॉक्टर्स से लेके पुलिस ऑफिसर्स तक, जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपना सपोर्ट दिया है, पूरे ईयर काम किया है, उन लोगों को ये सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। और जो पीपल 65 इयर्स एज के अबव है, उनको भी ये वैक्सीन पहले दी जाएगी। Addressing a webinar organized by the FICIFLO on the shifting healthcare paradigm during the post-COVID, Mr. Vardhan said COVID-19 vaccine will be available in the next few months, and it is estimated that by July-August, 400 to 500 million doses will be available for 25 to 30 crore people. So उन्होंने ये कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन नेक्स्ट फ्यू मंथ में अवेलेबल हो जाएगी, और जुलाई और अगस्त तक, नेक्स्ट ईयर के जुलाई और अगस्त तक 400 to 500 मिलियन डोजेस तैयार रहेगी, अवेलेबल रहेगी 25 to 30 करोड़ पीपल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ट्रिगर्स रोबस्ट इम्यूनिटी इन एडल्ट्स। The coronavirus vaccine, being developed by the University of Oxford, triggers encouraging immune response in older adults, raising hopes that the shot can protect age groups most at the risk from SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19. So, Oxford vaccine का कहना है, ऑक्सफोर्ड का जो नया वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका, उसका ट्रायल होने के बाद ये रिपोर्ट आया है, देखा गया है कि वो वैक्सीन का एक शॉट देने पर जो ओल्डर एडल्ट्स है, उनके इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स कर रही है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है। सो ये माना जा रहा है कि जो वो एज ग्रुप के है, जो एडल्ट एज ग्रुप में है, ओल्डर एडल्ट जैसे 60 अबव जो एज ग्रुप है, उनके ऊपर ये वैक्सीन बहुत ज्यादा अच्छा काम करेगी और उन्हें बहुत जल्दी ये रिस्क से मुक्त करेगी, ये वायरस से मुक्त करेगी जो SARS-CoV-2 से फैलाया जा रहा है। The result published in the medical journal The Lancet on Thursday, based on 500 healthy adults, showed that the Oxford AstraZeneca's COVID-19 vaccine candidate ChAd-OX1 and nCoV-19 produce a robust immune response in healthy adults aged 56 to 69 and people over 70. तो यही देखा गया है कि ऑक्सफोर्ड के एस्ट्राजेनेका का जो कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट है, ChAd-OX1 nCoV-19, ये वैक्सीन का शॉट इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स कर रही है। इम्यून सिस्टम इससे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स कर रही है, स्पेशली 56 to 69 एंड 70 इयर्स एज के अबव पीपल के ऊपर। So the findings from the phase 2 trial showed that the vaccine is safe and well tolerated, with a lower reactogenicity profile in older adults than in younger adults, which means the older age groups could build immunity to the viral disease. So ये देखा गया है कि ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है। जो यंगर एडल्ट्स में ये वैक्सीन बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रही है, ओल्डर एडल्ट्स में ये उतनी रिएक्ट नहीं कर रही है। ये इम्यून सिस्टम को और अच्छे से बिल्ड कर रही है जो वायरस के अगेंस्ट लड़ सके। नेक्स्ट पॉइंट, did not ignore borrowers' plight. The center took strong objection to amendments made in the Supreme Court
on Thursday that it would not have budged to protect borrowers from financial ruin triggered by the COVID-19 lockdown, had the court not intervened on time. सो सुप्रीम कोर्ट में सबमिशन किया गया है, एलिगेशन किया गया है सेंटर के अगेंस्ट कि वो बोरोवर्स के मनी को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को नहीं देख रही है, प्रोटेक्ट नहीं कर रही है. तो सेंटर का ये एलिगेशन जो किया गया है, सेंटर इस पे बहुत स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट करती है और उन्होंने ऑब्जेक्शन करके ये कहा है कि वो कभी हिचकिचाते नहीं कि अगर कोई बोरोवर्स फाइनेंशियल रूइन में है कोविड-19 के वजह से, लॉकडाउन की वजह से, तो वो कभी पीछे नहीं हटते, वो उन्हें प्रोटेक्ट करती है. और उन्होंने उसके लिए 2-3 स्कीम्स भी लॉन्च की है और उन्होंने जो मोरेटोरियम पीरियड का जो लोन होता है, वो लोन में से जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है उसे भी माफ कर दिया गया है. Appearing before bench led by Justice Ashok Bhushan, Solicitor General Tushar Mehta had submissions like that painted in political colors. तो सेंटर की तरफ से जो सॉलिसिटर है जनरल तुषार मेहता, उनका ये कहना है कि ऐसे सबमिशंस जो कोर्ट में एलिगेशन जो दिए जाते हैं, ये पॉलिटिकल कलर में पेंटेड है, ये पॉलिटिकल इश्यूज है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टीज जानबूझ के कर रही है सेंटर को नीचे दिखाने के लिए. बट इट मे बी ट्रू, मे बी दे आर नॉट गेटिंग व्हाट दे वांट, इसके वजह से ये सारी प्रॉब्लम चल रही है. बट मिस्टर मेहता का ये कहना है कि the financial packages were in place as early in मार्च में ही financial packages को पेश कर दिया गया था और during the advent of the COVID-19 virus to help citizens still through the economic backlash. और ये COVID-19 वायरस जब से स्टार्ट हुआ है तब से ये स्कीम दिया गया है और बोरोवर्स की तरफ से कोई पैसे जो लोन होते हैं उन पे कोई इंटरेस्ट नहीं लिया गया. नेक्स्ट पॉइंट, MBBS seats for Corona Warriors ward. The Health Ministry has approved a new category for selection and nomination of candidates from wards of COVID warriors under Central Pool MBBS BDS seats for the academic year 2020-2021. So जो 2020 या 21 में जो MBBS और BDS की सेंट्रल पूल एग्जामिनेशंस होती है, जो उसमें MBBS और BDS डॉक्टर्स चुने जाते हैं, स्टूडेंट्स चुने जाते हैं. सो हेल्थ मिनिस्टर ने एक नया कैटेगरी लॉन्च किया है, अप्रूव किया है सिलेक्शन और नॉमिनेशन के लिए, और वो अप्रूव कैटेगरी का नाम है वार्ड्स ऑफ कोविड वॉरियर्स. वार्ड्स ऑफ कोविड वॉरियर्स मतलब चिल्ड्रंस ऑफ कोविड वॉरियर्स, जो कोविड वॉरियर्स रह चुके हैं, मे बी हेल्थ ऑफिशियल्स या फिर पुलिस ऑफिशियल जिन्होंने हेल्थ में काम किया है, कोविड-19 के द्वारा काम किया है और उन्होंने अपनी जान खोई है. दे हैव डाइड ड्यू टू कोविड-19. उनके जो बच्चे हैं उनको ये स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा और ये स्पेशल कैटेगरी उनके लिए बनी है, वार्ड्स ऑफ कोविड वॉरियर. 5 central pool MBBS seats have been reserved for this category for the year 2020-21, said a release issued by the ministry. So मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है कि 5 MBBS सीट को रिजर्व कर दिया गया है इस कैटेगरी के लिए. Central pool MBBS seats may be allocated for selection and nomination of the candidates from among the wards of COVID warriors who lost their lives due to COVID-19 or died accidentally while on COVID-19 related duty. So ये 5 सीट उन वार्ड्स को, उन बच्चों को दी जाएगी, उन स्टूडेंट्स को दी जाएगी जो कोविड-19 के जो वॉरियर्स है, जो डॉक्टर्स हो, नर्स हो या फिर हेल्थ ऑफिशियल्स हो या फिर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हो, पुलिस ऑफिशियल्स हो, जिन्होंने जिनकी जान कोविड-19 की वजह से गई है या फिर जो कोविड-19 के ड्यूटी करते वक्त मरे हैं, उनके बच्चों को ये 5 सीट रिजर्व की गई है उनके बच्चों के लिए. और वो अगर वैसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स कोविड-19 के शिकार हुए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उन्हें ये कैटेगरी के अंडर से सीट मिल जाएगी. तो इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड है, किस किस कैटेगरी में कौन कौन वॉरियर्स इंक्लूडेड है. दे आर प्राइवेट हॉस्पिटल स्टाफ एंड रिटायर्ड,
volunteer, local urban bodies, contracted, daily wage, ad hoc, outsourced staff requisitions by states, central hospitals, autonomous hospitals of central states, union territories, AIIMS and Institute of National Importance, hospitals of central ministries, drafted for COVID-19 related responsibilities are also included, are all included, the ministry said. तो ये जितने भी जगह है इनमें से कोई भी इनमें से कोई भी मतलब इनमें से जितने भी स्टाफ है, जितने भी मेंबर्स है, जिन्होंने भी कोविड-19 रिलेटेड ड्यूटीज में काम किया है और उनकी जान गई है, उनके बच्चे एमबीबीएस की डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, तो उन्हें ये कैटेगरी के अवार्ड्स है, ये कैटेगरी के अंडर से सीट दे दी जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट, पैनल mulls if MPs can teach at universities. The Joint Parliamentary Committee on Office of Profit, headed by BJP MP Satya Pal Singh, on Thursday deliberated on whether a parliamentarian can continue to teach at university and if this draws the provision of Office of Profit rules. So, Joint Parliamentary Committee में कमिटी के जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के हेड है बीजेपी एमपी सत्यपाल सिंह, उन्होंने थर्सडे को डेलिब्रेट कहा है कि जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं, जो पार्लियामेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, क्या वो एक टाइम में पार्लियामेंट के मेंबर और यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं क्या? ये दो चीज एक साथ हो सकती है क्या? या फिर ये जो एक्स्ट्रा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के रूल्स में आता है? तो ये पार्लियामेंट में जो काम कर रहे हैं आरजेडी मनोज के झा एंड बीजेपी के राकेश कुमार सिन्हा एंड लोकसभा के सुकांता मजूमदार, ये तीन जिन फुल टाइम एकेडमिशियंस है जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं. सो पार्लियामेंट का यही एक क्वेश्चन है कि क्या ये पढ़ाना ठीक है या फिर ये गवर्नमेंट ड्यूटी के वक्त भी ये अपना यूनिवर्सिटीज एकेडमिक्स पढ़ा रहे हैं और ये ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये क्या ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर में आता है? ये क्या अलग प्रॉफिट कमाने के अंदर में आता है? सो अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 1021 and Article 1911 of the Constitution, an MP or an MLA is barred from holding any office of profit under the central or state government. So यही आर्टिकल है, आर्टिकल 101, आर्टिकल 191 का ये स्टेटमेंट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो एमपी और एमएलए होंगे वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बार्ड की जाएगी. मतलब आप कोई अलग से प्रॉफिट नहीं कर सकते. अगर आप एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या एमएलए है, तो आप कोई और जगह में जाके आप अपना कमाई नहीं कर सकते. सो ये क्वेश्चन पार्लियामेंट में किया गया है कि क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ाना भी ये आर्टिकल्स के अंडर में आती है या नहीं आती है. अगर आती है तो ये बांट की जाएगी और ये जो तीन एकेडमिनियंस है और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, क्या मेंबर्स ऑफ राज्यसभा लोकसभा है, इनको भी अपना पढ़ाना छोड़ना पड़ेगा और उन्हें फुल टाइम एमपी और एमएलए ही रहना पड़ेगा. और अगर ये प्रोविजन ऑफ आर्टिकल के अंडर नहीं आती है then they can continue what they are doing. Next point. Oxford Economics cuts India's 2020 to 25 growth average to 4.5%. Global forecasting firm Oxford Economics on Thursday revised downwards its India's growth forecast over the medium term to an average 4.5% over 2020-25 from its pre-pandemic projection of 6.5%. So ग्लोबल फोरकास्टिंग कंपनी जो है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स, उनका ये मानना था कि पैंडेमिक के पहले उन्होंने प्रोजेक्ट किया था इंडिया में उनका ग्रोथ 6.5% होगा, लेकिन ड्यू टू पैंडेमिक एंड ड्यू टू लॉकडाउन, जैसे इंडिया का जीडीपी भी गिरा है, इकोनॉमी में गिरा है, तो वैसे ही उनका भी जो ग्रोथ है वो भी गिर गया है और गिर के अब प्रोजेक्शन में आ रहा है कि 2020-25 तक उनका एवरेज ग्रोथ 4.5% होगा, 6.5% के बजाय. So it is said an adequate and well-designed fiscal stimulus would have this impact by limiting failure in pre-COVID-19 headwinds. So उनका ये कहना है कि
कोई अच्छा एडिक्वेट और वेल डिजाइन फिस्कल पॉलिसी अगर रहता तो फिर ये प्रॉब्लम को, ये फेलियर प्रॉब्लम को हाफ से भी कम कर देती, लेकिन ऐसा नहीं है। दैट्स वाई ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट, मूडीज नैरोज for year 2021 GDP outlook to 10.6% contraction. Rating agency Moody's Investor Service has revised upward its forecast for India's GDP for calendar year 2020 to an 8.9 contraction from its earlier projection for a contraction of 9.6. So एक टाइम पे इंडिया का जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन जो था, कितने गिरने वाला है देखा गया था, -10.6 था। और मूडी जो इन्वेस्टर सर्विस है, जो रेटिंग एजेंसी है, जो रेट करती है, जो जीडीपी रेटिंग देती है, उनका ये कहना था पहले कि 9.6 -9.6 तक इंडिया का जीडीपी गिर जाएगा। लेकिन अभी रिसेंट रिवाइज्ड अपडेट जो किया गया है, वो रिवाइज्ड रिपोर्ट में देखा गया है कि उनका ये फोरकास्ट किया जा रहा है कि इंडिया का जीडीपी 2020 में -8.9 तक गिरेगा। सो 9.6 से 8.9 तक आया, सो थोड़ा बेहतर हुआ है। दैट इज बिकॉज लॉकडाउन ओपन हुआ है और इंडिया का इकोनॉमी थोड़ा रिबाउंड हुआ है, थोड़ा रिकवर हुआ है। दैट्स वाई अब -9.6 के बजाय -8.9 तक जीडीपी गिरेगी। Similarly, India's GDP forecast for calendar year 2021 has been revised upward to 8.6% growth from 8.1% projected earlier. So जैसे उन्होंने जीडीपी गिरने का बताया था, कॉन्ट्रैक्शन का, वैसे ही 2021 में जीडीपी कितनी ऊपर जाएगी वो भी उन्होंने कहा था। उन्होंने ये कहा था कि जीडीपी 8.1% तक आएगी, और अभी रिवाइज्ड अपडेट में आ रहा है कि इंडिया का जीडीपी 8.6% तक ग्रोथ होगी। नेक्स्ट पॉइंट, Center keen to grow India as large data economy. The government plans to cultivate India as a large data economy, and as per precursor, the country will soon have its data protection law in place, said Union IT Minister Ravi Shankar Prasad. तो यूनियन आईटी मिनिस्टर का ये कहना है कि इंडिया अपना जो लार्ज डेटा है उसको कल्टीवेट करेगी और लार्ज डेटा इकोनॉमी तैयार करेगी, जिसमें इंडिया का नया खुद का डेटा प्रोटेक्शन लॉ शामिल होगा। He further said data would drive the digital economy and international commerce, and that it offered a great opportunity for India to emerge as data economy, supported by innovation and data refining. So ये डेटा इकोनॉमी है क्या? ये डेटा इकोनॉमी का फायदा क्या है? अगर देखा जाए तो हम लोग इंडिया में बहुत ज्यादा डिजिटली मोबाइल फोन यूज की जाती है, चाहे वो इंटरनेट सर्फिंग की जाए, इंटरनेट शॉपिंग की जाए, फेसबुक, सोशल नेटवर्किंग जो भी की जाए, ये सब में बहुत सारी डेटा, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होती है, प्रोड्यूस होती है इंडिया की तरफ से। और इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, one of the largest democracy and second most populated country in the world. So second most populated country होने के बावजूद हमारी जो डेटा है वो यूजफुल नहीं होती है। सो गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम ये डेटा को यूज करेंगे, किस चीज के लिए यूज करेंगे? डिजिटल इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल कॉमर्स के लिए यूज करेंगे। तो आपने कभी देखा होगा कि आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं कोई प्रोडक्ट के बारे में, और फिर आप सोशल मीडिया में जाते हैं तो आपको वो प्रोडक्ट की एड दिखाई जाती है। सो दिस इज कॉल्ड डेटा एनालिटिक्स। इसे ये डेटा एनालिटिक्स की जाती है, ये इसे डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल कॉमर्स कहा जाता है। ये एडवर्टाइजमेंट जो आपको दी जा रही है, तो आपकी डेटा को रिफाइन करके आपको ही वो डेटा का एक एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है। सो दैट इज हाउ डेटा इकोनॉमी वर्क। और अभी जो हो रहा है वो डेटा एनालिटिक्स के थ्रू हो रहा है, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन लॉ हो जाने के बाद यही सब डेटा को इंटरनेशनली दी जाएगी और उससे इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी तैयार की जाएगी। सो इन द डेटा इकोनॉमी द रॉ मटेरियल वाज डेटा। तो डेटा इकोनॉमी जैसे कोई प्रोडक्ट बनानी है तो वो प्रोडक्ट बनाने की रॉ मटेरियल अलग होती है। मोबाइल फोन की रॉ मटेरियल होती है, मोबाइल फोन की कवर, बैटरीज, ये सब।
कुछ भी बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, तो ऐसे ही डेटा इकोनॉमी का रॉ मटेरियल आपका डेटा ही है। इंडिया प्रोड्यूस ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा। जैसे कहा कि इंडिया बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा प्रोड्यूस करती है डिजिटल इकोसिस्टम में, बी इट मोबाइल फोन्स, आधार डेटाबेस, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन और ई पेमेंट्स। आप ई पेमेंट करते हैं पेटीएम या कुछ भी, ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन करते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन जो हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं वो भी, आधार डेटाबेस से कुछ भी होता है, और मोबाइल फोन्स जितने भी हम लोग यूज करते हैं, ये सब डेटा को कलेक्ट करके डेटा इकोनॉमी की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, फेस रियलिटी ऑन हांगकांग Beijing tells Five Eyes. China on Thursday rejected the latest attack on its Hong Kong policy by the US and several of its allies, saying they should face up the reality that the former British colony has been returned to China. So recently China पे थोड़ा अटैक किया गया है यूएस और उसके सेवरल allies की तरफ से, स्पेशली फाइव आइज की तरफ से। सो ये फाइव आइज क्या है? ये फाइव आइज है इंटेलिजेंस पार्टनरशिप के अंडर में 5 कंट्रीज एक पार्टनरशिप डील साइन की है जिसका नाम है इंटेलिजेंस पार्टनरशिप। और ये 5 कंट्रीज है यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड। ये 5 कंट्री मिलके फाइव आइज कहलाती है। सो ये फाइव आइज का कहना है कि चाइना ने रिसेंटली अपनी 3 प्रो डेमोक्रेसी लॉ मेकर को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, जो उनके अगेंस्ट, चाइना के खराब कामों के अगेंस्ट या अनलॉफुल कामों के अगेंस्ट आवाज उठाते थे, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। सो ये फाइव आइज का कहना है कि चाइनीज गवर्नमेंट ऐसा कर रही है ताकि उनकी आवाज को दबाया जा सके और वो अपनी करतूतें करते रहे। सो इसके वजह से ये अटैक हुआ है चाइना के ऊपर, और चाइना का ये कहना है कि अब सबको ये रियलिटी को फेस करना चाहिए कि अब हांगकांग ब्रिटिश कॉलोनी के अंडर में नहीं है, अब हांगकांग चाइना के अंडर में है। तो चाइना में वो कुछ भी करे, ये उनका घरेलू मामला है, ये उनका काम है, इसमें बाहर के कंट्रीज का इन्वॉल्व होने का कोई जरूरत नहीं है। सो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन Zhao Lijian has responded to a statement on Hong Kong issued by the US, UK, Australia, Canada, and New Zealand, which together make up an intelligence partnership known as Five Eyes. The foreign ministers of the 5 nations said that a new Chinese government resolution that led to the disqualification of 4 democracy lawmakers in Hong Kong appears to be part of concerted campaign to silence all critical voices. So नई चाइनीज रूल रेजोल्यूशन जो निकली है, ये 4 डेमोक्रेसी लॉ मेकर को डिस्क्वालीफाई कर दी, और वही 4 डेमोक्रेसी लॉ मेकर्स जो थे वो हांगकांग के क्रिटिकल वॉइस में से एक थे, जो गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाते थे, और उनको ही दबा दिया गया है। सो दैट इज वाई फाइव आइज आर अटैकिंग चाइनीज गवर्नमेंट्स, बट चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है कि आप अपने काम पे ध्यान दें, आप हमारे घरेलू मैटर पे ना ही आए तो बेहतर हो। नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 20 नवंबर का इंपॉर्टेंट डेज है अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे एंड वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे यूएन की तरफ से किया गया है, जो चिल्ड्रंस वेलफेयर, चिल्ड्रंस का हेल्थ, चिल्ड्रन एडुकेशन, ये सब के ऊपर रोशनी डालती है, ये सब के ऊपर राइट्स, ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करती है, चिल्ड्रंस राइट, चाइल्ड्स राइट प्रोवाइड करती है। तो ये डे पे ये सब राइट्स लागू की गई थी। सो यूएन की तरफ से इस दिन को 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। और इंडियंस का चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को होता है, जो कि जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनके बर्थडे पे ये मनाया जाता है। सो इंडियंस के चिल्ड्रंस डे और वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे को मिक्स अप ना करें। इंडिया का चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को होता है और वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेज कोट्स, और आज का कोट है, डेवलप सक्सेस फ्रॉम फेलियर्स, discouragement and failure are 2 of the surest stepping stones to success. So
सक्सेस को आप फेलियर से डेवलप कीजिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि आप, हो सकता है कि आप एक बार में कुछ भी चीज हासिल ना कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए, नहीं, वो आपका फेलियर था। लेकिन इंसान फेलियर से ही सीखता है, फेलियर से ही लेसन मिलता है। अगर हम एक बार फेल नहीं हुए तो हमें ये नहीं पता चलता कि यार इसमें अब इम्प्रूवमेंट क्या करना है। तो आपको इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है, और आप वो इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आप उसमें और ज्यादा बेहतर होंगे और ज्यादा बेटर होंगे। सो डिस्करेजमेंट डिस्करेजमेंट भी किया जाता है इंसानों को कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप नहीं पढ़ सकते, आप ये पास नहीं कर सकते। ऐसे बहुत इंसान है जो आपको डिस्करेज करेगी, लेकिन ये डिस्करेजमेंट में भी सक्सेस छुपी होती है। डिस्करेजमेंट और फेलियर ये दोनों मिला के सक्सेस का रास्ता तैयार करती है। सक्सेस कभी भी आपको इजीली नहीं मिलेगी। सो आप डिस्करेजमेंट और फेलियर बोथ फेस करें, और दोनों से आप सीखें, सीख के सक्सेस को अचीव करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।